आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन। इससे पहले आप सभी को पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर सभी करा दिया गया है। उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इन सभी का विश्लेषण करके आपको दे दिया गया है। आज हम लोग उत्सर्जन को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करें और उसके साथ साथ जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सब की भी चर्चा करेंगे। जितने भी ऑप्शन है, यदि उस ऑप्शन से कोई नया प्रश्न बनने वाले हैं जबकि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो उन सभी बातों पर भी चर्चा किया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इसका आंसर हो जाएगा NH3। NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं। कभी कभी रिवर्स भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमोनिया के सूत्र बताइए, खास करके यह केमिस्ट्री में पूछता है। तो अमोनिया के सूत्र हो गया NH3। नेक्स्ट है, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? मनुष्य में आप पढ़े होंगे 2 वृक्क होता है, यानी किडनी होता है, 2 किडनी होता है। और इस किडनी का काम है जितने भी हमारे शरीर में रक्त है उस सभी रक्त को छानना और जितने भी अनावश्यक पदार्थ है, विषाक्त पदार्थ है, उन सभी को बाहर निकालना। यानी किडनी एक तरह से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता है। उत्सर्जन एक अंग है। तो यदि किसी व्यक्ति के एक किडनी या एक वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसका प्रेशर दूसरे किडनी पर आएगा, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं आएगा। यानी दूसरे वृक्क से क्या होगा? उत्सर्जन होगा। इसका आंसर हो जाएगा दूसरे वृक्क से क्या होगा? उत्सर्जन होगा। और यदि दोनों किडनी फेल हो जाएगा तो उस स्थिति में इंसान की मौत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर विषैला पदार्थ बनने लगता है और वही विषैला पदार्थ उसके शरीर में फैल जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क यानी कि किडनी उत्सर्जन का हिस्सा है, उत्सर्जन का हिस्सा है। नेक्स्ट है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा चीड़। चीड़ जो पौधा है उसी चीड़ पौधे से एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है रेजिन, और यह उसके लिए उत्सर्जी पदार्थ होता है। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है बेकार पदार्थ, उसके लिए बेकार होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बबूल है, पीपल है, कनेर है, तो इन सभी से भी कोई न कोई पदार्थ उत्सर्जी के रूप में निकलता है। जैसे गोंद नामक जो पदार्थ है वो बबूल से निकलता है, और यहाँ पर देख सकते गोंद नामक जो पदार्थ है वो बबूल से निकला है। आप जो कनेर देखते होंगे, कनेर जिसे गांव में झरकरेल या कुछ ऐसे ही नाम से बुलाते हैं, उस कनेर से भी क्या होता है? कुछ न कुछ उत्सर्जी पदार्थ निकलते रहते हैं। तो गोंद भी क्या होता है, जो कनेर है उससे भी गोंद निकलता है, और ये सब गोंद जो होता है वो पुराने जाइलम से निकलता है, पुराने जाइलम से निकलते रहता है। तो याद रखेंगे कि गोंद बबूल से निकलता है, पीपल से भी निकलता है या पीपल से भी निकलता है, जबकि चीड़ से जो उत्सर्जित पदार्थ निकलता है तो उसे आप लिखेंगे रेजिन। रेजिन चीड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पादप अवशिष्ट संचित होते हैं। तो पादप जो अवशिष्ट होता है वह पत्तियों में, छाल में, अकोशिकीय रिक्तिकाओं में, यानी इन सब में क्या होता है? संचित होता है। संचित के मतलब जमा होता है। तो ये अवशिष्ट जमा होते रहते हैं। बाद में जिस अवशिष्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं, मतलब इन लोगों के लिए तो अवशिष्ट है, पौधों के लिए तो अवशिष्ट है, लेकिन कोई कोई अवशिष्ट पदार्थ हम लोग के लिए बेहद उपयोगी होता है। जैसे CO2 हम लोग के लिए क्या है? बेकार है। और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन उसके लिए बेकार होता है, लेकिन वही ऑक्सीजन हमारे लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। तो गोंद के भी देखिए उसके लिए अवशिष्ट है, लेकिन हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और ये हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। और ये अवशिष्ट पदार्थ जमा कहाँ होता है? तो पत्तियों में जमा होता है, छाल में होता है, और कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें भी क्या होता है? यह जमा होता है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है, अमीनो अम्लों के
विखंडन से बनने वाली उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है, यूरिया है तथा यूरिक अम्ल है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक अमोनिया बनता है, एक यूरिया बनता है और एक यूरिक अम्ल बनता है और ये सभी उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। जो वृक्क है यानी कि किडनी, वह किडनी लाखों नेफ्रॉन के बना होता है। लाखों करोड़ों नेफ्रॉन के मिलने से किडनी बनता है और इसी नेफ्रॉन के मिलने से ही किडनी का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन किसकी रचना है, किडनी किसकी रचना है, नेफ्रॉन की। और किडनी जो काम करता है वह काम छोटे लेवल की बात करें तो नेफ्रॉन के द्वारा ही करता है। इसलिए किडनी के रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। और आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि शरीर के जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है और मानव शरीर के या कोई भी जीव है उसके क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कोशिका को माना जाता है। तो ये सबसे सूक्ष्म लेवल के बना होता है, इसी से शरीर बनता है और इसी के द्वारा सभी कार्यों का प्रतिपादन किया जाता है। नेक्स्ट है गोंद एवं रेजिन विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। अभी बताया है, एक होता है उत्तक पौधों में पाया जाता है, उसे बोलते हैं जाइलम। इसी पुराने जाइलम में गोंद और रेजिन जो पौधा के लिए अवशिष्ट होता है वो जमा होते रहता है। आप पढ़े होंगे कि जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। तो जाइलम एक ऐसा उत्तक है जो पौधों में जल का संचार करता है, यानी यह जल को क्या करता है, ढोता है। नेक्स्ट है पौधों में जल का निष्कासन डैश के द्वारा होता है। तो पौधों में जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पेड़ पौधे जब पानी ग्रहण करते हैं तब आवश्यक पानी को अपने यूज में ले लेते हैं, लेकिन जो पानी खराब होता मतलब जो पानी उसके लिए अधिक होता है, एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त होता है, उसे वह अपने रंध्रों के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो पौधों के द्वारा पानी को रंध्रों के द्वारा बाहर कर देना, वायुमंडल में मिला देना की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला है कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से सबसे प्रमुख हो गया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे उत्सर्जी पदार्थ हुआ, सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ हुआ। दूसरा है अमीनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखें। तो अमीनो अम्ल के विखंडन से अभी आप लोग पढ़े हैं कि अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है तथा यूरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर अमोनिया हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा और यूरिक अम्ल हो जाएगा। NH3 आप पढ़ रहे हैं, अमोनिया का सूत्र है NH3। और बात करें यूरिया के तो यूरिया का हो जाएगा सूत्र CH4N2O। ये यूरिया हो गया। आप केमिस्ट्री में यूरिया के बारे में डिटेल से पढ़ते होंगे कि यूरिया के खोज सबसे पहले वोहलर ने किया था और डिटेल्स इसके बारे में चर्चा आप लोग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है। यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। एक तरफ यूरिया है, एक तरफ अमोनिया है। अब पूछ रहा है कि दोनों में सबसे ज़्यादा जटिल कौन है और कम जटिल कौन है और कौन सबसे ज़्यादा विषैला है। तो जो यूरिया है आप यहाँ पर देखिए उसका सूत्र, यूरिया का सूत्र है CH4N2O और यहीं पर आप देखिए अमोनिया की सूत्र है NH3। तो आपको देखने से लग जा रहा है कि ये जो बना है यह कम तत्व से बना है, यानी यह कम तत्वों के माध्यम से बना है और इसमें अधिक तत्वों की मात्रा मिला हुआ है। तो कम जटिल में कौन हो गया, अमोनिया, और अधिक जटिल कौन है, यूरिया अधिक जटिल है। लेकिन बात करें अधिक विषैला कौन है, तो अमोनिया ज़्यादा विषैला होता है और यूरिया कम विषैला होता है। इस पर को ध्यान रखेंगे, अमोनिया ज़्यादा विषैला होगा। यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल
तो कम जटिल कौन है? तो अमोनिया कम जटिल है। लेकिन ज़्यादा विषैला कौन है? तो अमोनिया ही ज़्यादा विषैला है। यह जटिल तो कम है लेकिन विषैला यूरिया से क्या है? ज़्यादा है। इसे आप फिर से सुनेगा, नहीं समझ में आया तो ये बहुत मोस्ट प्रिय प्रश्न है। यूरिया ज़्यादा जटिल है, अमोनिया कम जटिल है। लेकिन विषैला पूछे तो अमोनिया ही ज़्यादा विषैला होता है, यूरिया कम विषैला होता है। नेक्स्ट है, अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से, यहाँ पर लिखा है किस विधि से बाहर निकलता है। ये जो अमीबा है, अमीबा के बारे में पढ़े होंगे कि एक कोशिकीय जीव है। यह अमीबा हो गया, यह इसका केंद्रक हो गया। अब चूंकि ये एक ही कोशिका से बना है, कोई भी एक्स्ट्रा कोशिका है ही नहीं, अतः इसके सभी काम के लिए एक ही कोशिका काम में आएगी। अब चूंकि एक ही कोशिका है तो सभी कार्य के लिए एक ही कोशिका जिम्मेवार है। तो उत्सर्जित जो पदार्थ है वो शरीर के किसी भी सतह से क्या होती? बाहर निकल जाती है। और शरीर के किसी भी सतह से बाहर निकलता है वह क्रिया विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा। तो याद रखेंगे, अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ शरीर के सतह से जिस विधि द्वारा निकलता है उसे हम बोलते विसरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र मार्ग क्या है? मूत्र मार्ग क्या है? तो मूत्र मार्ग क्या? एक उत्सर्जी अंग है। मूत्र मार्ग क्या है? एक उत्सर्जी अंग है। शरीर में हम लोग जो पानी पीते हैं उस पानी का प्रयोग हम लोग करते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसी पानी में विषैले पदार्थ मिल जाते हैं और वह शरीर के बाहर मूत्र मार्ग की सहायता से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो एक उत्सर्जी अंग है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा मूत्र शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्य को लिखो। वृक्क मतलब किडनी। किडनी के 2 कार्य कौन है? तो एक खून को छानता है, उस मतलब इसका एक हो जाएगा जवाब कि वृक्क के काम क्या होगा? तो यह रक्त को क्या करेगा? छानता है। खून को क्या करेगा? छानेगा। रक्त को छानना, ये पहला काम हो गया। और दूसरा, रक्त के छानने के क्रम में बहुत विषैला पदार्थ मिला होता है, तो उस रक्त से उस विषैला पदार्थ को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। तो आप लिख सकते हैं, शरीर में जो भी विषैला पदार्थ है, शरीर में जो भी विषैला पदार्थ है उस विषैला पदार्थ को शरीर से बाहर भेजना, यानी शरीर से बाहर निकालना, निकालना ये भी किसका काम है? वृक्क का ही काम है। यानी ये बहुत बड़ा एक उत्सर्जी अंग होता है, रक्त को छानता है और शरीर में जो भी विषाक्त पदार्थ बना, विषैला पदार्थ बना है उससे क्या करते हैं? शरीर से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखे। वृक्क तो एक बहुत बड़ा उत्सर्जी अंग है ही, लेकिन इसके अलावा कौन कौन अंग है जो उत्सर्जन में भाग लेती है? तो एक हो जाएगा मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी याद रखेंगे, मूत्रवाहिनी। एक होता है मूत्राशय, और एक लिख सकते मूत्रमार्ग। तो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग ये सभी वृक्क को उत्सर्जन में क्या करती है? सहयोग करती है। ये सभी एक प्रकार से उत्सर्जी अंग के नाम है। नेक्स्ट है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के जो वृक्क है उसमें नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से ज़्यादा होती है। याद रखेंगे, 10 लाख से ज़्यादा एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट है, पौधों में गैसीय अवशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो पौधों में गैसीय अवशिष्टों के उत्सर्जन की बात करें तो ये पत्तियों के रंध्रों के द्वारा और जो तना होता है उसके रंध्र के द्वारा होता है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि जो पत्ती के रंध्र है, पत्ती के जो रंध्र मतलब कि छिद्र, तो पत्ती के रंध्रों द्वारा और तना में भी रंध्र होता है, तो और तना में जो रंध्र होता है तो तना के रंध्र और पत्ती के रंध्र दोनों के द्वारा गैस का क्या होता है? उत्सर्जन होता है।
नेक्स्ट है, जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने वाली क्रिया क्या कहलाती है? ये उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन की परिभाषा हो गया कि जीवों के शरीर में उत्पन्न जितने भी अनावश्यक और विषाक्त पदार्थ है यानी जहरीला पदार्थ है, उस सब को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, उत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट है, जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो जल का संतुलन जल संतुलन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा जल संतुलन की प्रक्रिया। जल संतुलन की प्रक्रिया, जल संतुलन की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है, 13वां प्रश्न है, मानव मूत्र में जल का प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? यह होता है 96%। मानव मूत्र में जल की मात्रा कितना होगा? 96% होता है। नेक्स्ट है, वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अति विकसित मशीन से संपादित कराया जाता है वह कहलाता है, वह डायलिसिस मशीन कहलाता है। डायलिसिस मशीन कहलाता है। डायलिसिस मशीन, डायलिसिस मशीन में क्या होता है कि पता चलता है कि जिस व्यक्ति का किडनी काम नहीं कर रहा है, तो किडनी अगर नहीं काम कर रहा है तो ये खून को नहीं छानेगा, और खून को नहीं छानेगा तो इसका मतलब है पूरे शरीर में जहरीले पदार्थ फैल जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, एक मशीन है डायलिसिस मशीन। इस डायलिसिस मशीन के द्वारा खून को शरीर से बाहर निकाल के छाना जाता है, मतलब उस व्यक्ति के शरीर के पूरे खून को निकाला जाता है और निकाल के इस मशीन में, ऐसे नहीं कि एक ही साथ पूरा निकाल कर मशीन में डाला जाएगा। ये डायलिसिस मशीन शरीर से जुड़ा हुआ होता है। तो एक तरफ से क्या होता है, खून निकलता है, उसे साफ किया जाता है और फिर उसी समय क्या होता है, वह डायलिसिस मशीन के द्वारा शरीर में खून एंट्री भी करता है। यह नहीं कि पहले शरीर के पूरा खून निकाल लिया जाएगा, मशीन में डालेगा फिर छान कर रखेगा। अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। यह डायलिसिस मशीन जुड़ा होता है शरीर से, और जुड़ा होने के बाद एक तरफ से खून क्या होता है, निकलते रहता है, मशीन में जा कर के वहाँ पर साफ होता है, वहाँ से जितने भी विषैले पदार्थ है उसको छांट दिया जाता है और शुद्ध खून क्या होता है, शरीर के अंदर एंट्री कर जाती है, जिससे वह व्यक्ति क्या होता है, बचे रहते हैं। तो डायलिसिस मशीन के द्वारा शरीर के बाहर खून के सफाई किया जाता है। नेक्स्ट है, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के कुछ ऊतक में जमा होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम ऊतक में। पुराने जाइलम ऊतक में याद रखेंगे, ये जो रेजिन है ये चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिन वाला। रेजिन चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पौधों में गैसीय अवशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त किन किन छिद्रों से होता है? तो एक होता है रंध्र के द्वारा और एक होता है वात रंध्र के द्वारा। तो रंध्र और वात रंध्र इन दोनों छिद्रों के द्वारा गैसों क्या होता है, उत्सर्जन होता है। लास्ट प्रश्न है, बबूल के पौधों से निकलने वाला गोंद पौधों में होने वाली किस प्रकार की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? तो देखिए, पहला यहाँ पे एक प्रश्न हो गया, गोंद। गोंद कहाँ से निकलता है? तो बबूल से निकलता है। बबूल एक पौधा होता है जिससे एक उत्सर्जित पदार्थ निकलता है जिसे हम बोलते हैं गोंद। तो बबूल के पौधे से निकलने वाला जो गोंद है वो पौधों में होने वाली किस प्रकार के फलस्वरूप के उत्पन्न होता है? तो एक होता है क्रिया जिसे हम बोलते हैं चयापचय। चयापचय इसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसी मेटाबॉलिज्म या चयापचय प्रक्रिया के द्वारा बबूल के पौधा से गोंद क्या होता है, उत्सर्जित होता है। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है इसे आप पढ़ेंगे ठीक से, पहला चैप्टर में वहाँ पे हम बता दिए हैं। बस इतना समझिए कि मनुष्य क्या होता है कि जब जन्म लेता है तो अपने शरीर का विकास करता है, अपने सभी अंगों का विकास करता है, और भी मनुष्य के बहुत सारे काम जैसे कि प्रजनन करने की क्षमता हो गया। तो इन सभी को मेंटेनेंस करके जो रखने वाला क्रिया होता है वो एक तरीका से मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चयापचय। बबूल के पौधे से निकलने वाले गोंद पौधों में होने वाली किस प्रकार की क्रिया है? तो चयापचय क्रिया का उदाहरण है। इस तरह से हम लोग तीसरा चैप्टर के गए जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सब कंप्लीट किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग
जो नेक्स्ट चैप्टर हो गया 5वां चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, उसकी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी प्रश्न दिया गया है वृक्क से संबंधित, किडनी से संबंधित, उस किडनी से संबंधित बातों का आप ध्यान रखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव और हो सकता था, किसी और वीडियो में मिलेंगे हम, जिसमें यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है उन सबकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।